नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6:30 बजे मॉडल सेट का क्लास चलता है जिसमें मॉडल पेपर को सॉल्व किया जाता है। तो 6:30 बज चुका है। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान के मॉडल पेपर को, यानी कि साइंस के मॉडल पेपर को, जिसमें आज हम आपको साइंस के 8वें नंबर मॉडल सेट को बताएंगे। इसके पहले हम आपको साइंस यानी विज्ञान के 7 मॉडल सेट ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। तो आज हम लोग 8वां मॉडल सेट देखेंगे जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित हैं, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। और जितने सारे क्वेश्चन को भी हम इंडिकेट करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर नोट करके उसे अच्छी तरीके से ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आगे आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में आप हमें बताते चलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आगे के वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, बताइए। नीचे लाइव चैट में आप लोग बताते चलिएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। हम आपको फिजिक्स में बताए हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर या 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है परिभाषा वाले में कि किरण पुंज का क्या परिभाषा होता है। तो आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। ठीक है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसको कोलाइड कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है। चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध 50 से 100 ओम के बीच में होता है। ठीक है, 50 से 100 ओम के बीच में मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मान लिया कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए कैसे यह क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए V बराबर दिया हुआ है, I दिया हुआ है और आपसे रेसिस्टेंस यानी कि R बराबर पूछ रहा है। तो ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि ओम के नियम का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे V बराबर IR होता है। तो हम लोग यहाँ से यदि R बराबर निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। तो R बराबर जब V/I होगा तो V का मान यहाँ पर दिया हुआ है 220, तो हम लोग 220 लिख देंगे और बटा I का मान कितना है, 2 है, तो I का मान 2 हम लोग लिख देंगे। तो 220 से यदि 2 काटेंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। 110 दूनी 220 होता है, इसलिए R बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो R बराबर 110 ओम आ जाएगा। तो देख लीजिए 110 ओम बी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए 2 क्रम में जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी को जोड़ दिया जाता है, यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को। ठीक है, यदि R का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ रहे, N का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ रहे, तो दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि N × R। 6ठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में पूछेगा कि 5 ओम प्रतिरोध वाले 6 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 5 × 6 कर देंगे तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा 30। उसी प्रकार से जो भी रहेगा मान वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर R और N दिया हुआ है तो N × R यानी कि N × R हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम निहित है। अभी अभी हम आपको ऊपर में बताए कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है V बराबर IR, यानी कि 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हम आपको ऊपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए थे कि V बराबर IR होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है
8वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए एमीटर से तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, मोटर से भी नहीं किया जाता है, गैल्वेनोमीटर से भी नहीं किया जाता है, जनित्र जिसको कि जनरेटर बोलते हैं। तो 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र या फिर जनरेटर बोला जाता है। 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पर क्षमता का बात आ गया। क्षमता का सही मात्रा का आप लोग ध्यान रखिएगा, डायऑप्टर होता है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता का सही मात्रा कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1 डायऑप्टर हो जाएगा। यदि फोकस दूरी 1 मीटर दिया हुआ है तो उसका क्षमता भी 1 डायऑप्टर ही होगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है सामान्य आंख के लिए। तो 25 सेंटीमीटर होता है। 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य आंख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत तक होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस से कौन से दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। तो हम आपको बताए थे कि दूर में उत्तल होता है और निकट में अवतल होता है, यानी कि अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निकट में उत्तल और दूर में अवतल। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्यों के चश्मे में क्या लगा होता है। दूर दृष्टि दोष जिसको भी होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ होता है। तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो जाहिर सी बात है जब उसका उपचार उत्तल लेंस से होता है तो चश्मा के द्वारा ही उपचार किया जाता है, तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस ही लगा होगा। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। लघु पतन के समय, लघु पतन कहने का मतलब होता है कि जब गर्म तार, ठंडा तार या फिर जिसको अर्थिंग वाला तार कहते हैं, जब सारे तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि जब सब तार एक साथ सट जाते हैं, गर्म तार, ठंडा तार, अर्थ वाला तार, जब सारे तार एक साथ सट जाते हैं तब लघु पतन हो जाता है। और लघु पतन के समय क्या होता है कि परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं कि वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ गया, हाई वोल्टेज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो जाहिर सी बात है गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस होती है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव थॉट बिल्कुल अपने दिमाग में मत आने दीजिए। सारे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग चिंता मत करिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक में, यानी कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया से अबिलेय प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जो अबिलेय होता है, विलेय नहीं होता है, अबिलेय होता है। विलेय किसको कहते हैं, जो जल में घुलता है, और अबिलेय जो जल में नहीं घुलता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। देखिए पहले अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है, फिर उसके बाद उसका परिष्करण होता है, और जब परिष्करण हो जाता है तब वह उपयोग करने लायक बन जाता है, यानी कि हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अयस्क से लेकर के उपयोगी बनने तक के पूरे प्रक्रम को, पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस पूरे प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है। 20
इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यानी कंपोस्ट किसको बोलते हैं? जब खाद बन जाता है तो कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? वह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन है कि उष्माशोषी है, कि उष्माक्षेपी है, कि उभयगामी है, कि प्रतिस्थापन है। तो ध्यान रखिएगा, शाक सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, तो 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद हमें प्राप्त होता है? बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें NO2 और O2 दोनों प्राप्त होता है। ठीक है, NO2 भी प्राप्त होता है और O2 भी प्राप्त होता है। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन से, यहाँ पर जो 4 रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक सूत्र है जो कि बिल्कुल सही है? तो ध्यान रखिएगा, Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O। तो इसका मतलब कि 23 का बी नंबर ऑप्शन ही सही होगा, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, निम्न में से कौन सही है? तो Na2CO3 × 10H2O, जो कि धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद जो लिखा हुआ है 10H2O, इसका मतलब होता है डेकाहाइड्रेट। तो अगर दोनों को मिला दें तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कि विजातीय यौगिक है। 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? यानी कि पूछ रहा है आपसे सीधे सीधे कि क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक कौन है? डी नंबर ऑप्शन 13, यानी कि 13 है जो क्षारक विलयन है। यदि उदासीन रहेगा तो उसका पीएच मान 7 होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अम्ल का 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक और उदासीन का 7 होता है, इसलिए 25 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और यह जब वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है तो इस पूरे प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अधातु पूछ रहा है, कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि द्रव होता है। 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन जो होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, इस सेट में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन हम आपको पीछे रिवाइज करा चुके हैं, इसलिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 100% आपका क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कि कैल्शियम को, कि कॉपर को, कि आयरन को? बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें, यानी कि इथिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच में 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिसमें क्या होता है? ऑप्शन है कि एक सिग्मा एक पाई आबंध होता है, कि बी है दोनों सिग्मा आबंध होता है, कि सी है दोनों पाई आबंध होता है, कि दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध होता है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, एक सिग्मा और एक पाई होता है। यदि 2 आबंध होते हैं तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है इथिलीन में 2 कार्बन के बीच में। तो 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सिग्मा और एक पाई होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ईथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। 31 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, CnH2n+2 एल्केन का होता है। यदि आपसे एल्काइन का पूछ रहा है तो CnH2n, और यदि आपसे एल्कीन का पूछ रहा है तो CnH2n-2 होता है। तीनों का आप लोग ध्यान रखेंगे, एल्केन का CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n और एल्कीन का CnH2n-2। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा, जिसको कि नीला तूतिया भी बोला जाता है, नीला थोथा या नीला तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नीला थोथा या फिर नीला तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ठीक है, CuSO4 × 5H2O। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो कि उदग्र स्तंभ होता है, तो उस उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, उसको वर्ग बोला जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग बोला जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग का सदस्य होता है वह अम्लीय धातु होता है कि क्षारीय धातु होता है कि अक्रिय गैस होता है कि मिश्र धातु होता है? तो ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षारीय धातु होता है। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षारीय धातु होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना यानी कि बाघों को बचाने के लिए एक योजना बनाया था, जिसे कि बाघ संरक्षण योजना के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार ने यह योजना यानी कि बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी, कितने ईस्वी में प्रारंभ की थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना 1970 ईस्वी में प्रारंभ की थी। 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? ठीक है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में कि विखंडन में कि अपखंडन में कि बीजाणुगणन में? 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मुकुलन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ठीक है, जनन के दौरान मुकुलन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। 38 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क होता है वह किससे संबंधित होता है? पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है 40 की स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वपोषी पोषण जो खुद के पोषण पर निर्भर करता है, जो अपना पोषण खुद कर लेता है उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं, और जो दूसरों पर पोषण के लिए आश्रित रहता है उसको परपोषी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है कि क्लोरोफिल आवश्यक है कि सूर्य का प्रकाश, किनमें से सभी? 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यदि स्वपोषी पोषण का बात हो रहा है तो उसमें यह सभी आवश्यक है। CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, इसलिए 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, कुल यही क्वेश्चन था जो कि आपके विज्ञान के मॉडल सीट संख्या 8 में देखना था, जिसमें बताए गए सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही बनाए हैं? यदि आप लोग 50 में 50 क्वेश्चन का आंसर सही बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। टाइम बहुत कम है, आप लोग अधिक मेहनत करिए। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे थे, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।